जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम ये पार्ट हमारा कौन सा है, 7 है और मुश्किल से 3 से 4 क्लासें आज के बाद और होंगी इस चैप्टर के लिए। लगभग 10 से 11 क्लासों में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक ना। 11 से 12 क्लासों में ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाएगा। और आज की क्लास में हम आप सभी को बताएंगे कि ठोस उत्प्रेरक की विशेषता क्या होती है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया वर्णात्मकता या चयनात्मकता, थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, ठीक है। और साथ ही साथ जियोलाइट द्वारा आकृत चयनात्मकता जो सिद्धांत है उसके बारे में हम सभी को पढ़ना है, ठीक ना। तो बड़ा ही डिफिकल्ट नाम है भाई, कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। बस ये 2 हेडिंग पढ़ेंगे तो हमारा उत्प्रेरक वाला जो पार्ट था वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम कोलाइड के बारे में चलेंगे। और आप सभी को एक बात ये भी बताया गया है प्यारे बच्चे, ठीक है, क्या बताया गया है कि आप सभी के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्यारे बच्चे हो सकता है कि आज 16 है, 17 या 18 तारीख से आपके लिए स्पेशल क्लास ली जाएगी, ठीक है। 17 या 18 क्लासें होंगी, 17 से 18 क्लासें आप सभी को शुरू हो जाएंगी। तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी तैयारी भी हो जाएगी क्योंकि सिलेबस भी प्यारे बच्चे देखना रहता है। तो आप उसके लिए बिल्कुल ये नहीं कि 10 दिन पहले से शुरू कर दे। बाकी 18 तारीख से आपकी क्लासें होंगी, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए, अच्छे तरीके से आपका करिए, ठीक है ना। तो चले भाई, आज की क्लास को हम शुरू करें। एक बार यस बोलिए कि हाँ सर, क्लास को क्या किया जाए भाई, शुरू किया जाए। और फिर उसके बाद हम आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक लिखिए, आज की हेडिंग लिखेंगे ठोस उत्प्रेरक की विशेषता। ठोस उत्प्रेरक की विशेषता। ठीक है, ठोस उत्प्रेरक की अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहला जो इसका विशेषता है प्यारे बच्चे, वह है वर्णात्मकता, या फिर इसे बोलेंगे चयनात्मकता। ये होते क्या है, ये है क्या। अगर हम इसके एग्जाम्पल लिखें और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत जल्दी हमको समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत जल्द ये चैप्टर हम सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल इधर लिख रहे हैं, ध्यान समझो। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO+H2 है, CO+H2 है। कमेंट पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे जैसे टॉपिक आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। CO+H2, यहां पर भी क्या है प्यारे बच्चे, CO+H2 है। देखो हमने 3 अभिक्रियाएं लिखी हैं और इन तीनों अभिक्रियाओं में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण लिया है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्या लिया है, मिश्रण हमने सभी लिया है। तो भाई होगा क्या यहां पर, अगर हम पहली स्थिति में देखें और यहां पर निकेल का प्रयोग करें, मेरी बात ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं। यहां पर अगर हम निकेल का प्रयोग करते हैं और COH2 निकेल की उपस्थिति में एक यौगिक बनाएगा जो कि होगा प्यारे बच्चे CH4 और साथ में बनेगा H2O। तो यहां पर भाई 3H2O होगा। अनुपात तो बदलता रहेगा, 3 हाइड्रोजन हो, 3 H2 हो, 4 H2O, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारा जो मुख्य मिश्रण है, मुख्य जो मिक्सचर है वो हमारा क्या है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन का है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये मिश्रण निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथेन बनाते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अगर हम यहीं पर उत्प्रेरक चेंज कर दें और यहीं पर हम क्या बच्चे करें, उत्प्रेरक चेंज कर दें, यहां पर Zn ले लें, Cu ले लें, Zn, Cu और Cr2O3 इस उत्प्रेरक का प्रयोग करें तो ये हमारा कन्वर्ट होकर के मेथिल एल्कोहल देता है, CH3 क्या देता है, OH देता है। CH3 क्या देता है, OH। तो यहां पर 2H2 कर लीजिए बस, ठीक है। अलग अलग उत्प्रेरक है, ठीक है, अलग अलग उत्प्रेरक है। यहां पर निकेल का प्रयोग किए तो मेथेन और जल बना, वहां पर Cu, Cr और Cr2O3 का प्रयोग किए तो अलग बना।
और यहां पर प्यारे बच्चे हमने कॉपर का प्रयोग किया तो यहां पर क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड बना। एक बात यहां ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, एक बात ध्यान से समझना आप सभी। अच्छा यहां पर एक बच्चा कह रहा सर जिंक ऑक्साइड है, अच्छा इसको सही कर देते हैं भाई, एक मिनट। यहां पर ZnO है जिंक ऑक्साइड और C। यहां पर एक बात देख रहे होंगे, कुछ नहीं समझ में, हमको भी पता है कुछ समझ में कहां से आएगा, कहां से समझ में आएगा, जब समझने का प्रयास करोगे तब। आप सभी एक बात यहां पर देख रहे होंगे, क्या सर देख रहे होंगे, यहां पर COH2 है, वो संख्या पे मत जाना, संख्या पे मत जाना, हाइड्रोजन सर 3 है, कहीं पर 2 है, कहीं पर 1 भी नहीं, ऐसे इस पर मत जाना, सिर्फ समझना क्या, यहां पर हम दो चीजों का मिश्रण लिए हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इन्हीं दोनों का मिश्रण लिया गया है और इन मिश्रणों को हम सबसे पहले निकेल की उपस्थिति में करते हैं, निकेल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो मेथेन और जल बना। जी सर, यहां पर CO और H2 का मिश्रण लिए, जिंक ऑक्साइड, कॉपर और Cr2O3 की उपस्थिति में कराए तो मेथिल एल्कोहल बना। यहां पर CO और H2 है, कॉपर की उपस्थिति है तो बना फॉर्मेल्डिहाइड। आप सभी एक बात नोटिस करो, मिश्रण तो सेम है, मिश्रण दोनों सब में सेम है, CO और H2 का है, लेकिन जो उत्प्रेरक, जो उत्पाद है, इधर बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो चेंज किस पर हो रहा है, इस उत्प्रेरक पर। उत्प्रेरक जो चाहेगा, मिश्रण कोई भी लीजिए आप, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क किस पर पड़ रहा है, उत्प्रेरक पर। उत्प्रेरक अपना मन चाहा उत्पाद देगा, समझ में है ना, वही होता है क्या प्यारे बच्चे, वर्णात्मक या चयनात्मक उत्प्रेरण। उत्प्रेरक पर डिपेंड कर रहा है, उत्प्रेरक हमारा कैसा है ना, यहां पर उत्प्रेरक की ही भूमिका है। उत्प्रेरक चाहेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट हमको तैयार करना है, जब ऐसा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, वर्णात्मक या चयनात्मक सिलेक्ट। हाँ समझ गया भाई, अब तो समझ में आ गया। चलिए इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, है ना, यही आपका होता है। तो ये होता है किसी उत्प्रेरक की, डिफिनेशन लिखो, किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मकता से तात्पर्य है कि, से तात्पर्य उत्प्रेरक द्वारा अभिकारक को इसमें उत्पाद में, है ना, उत्प्रेरक ही पूरी भूमिका निभा रहा है कि कैसे बदलेगा, है ना, अभिकारक को उत्पाद में बदलने की क्षमता रखता है, बदलने की क्षमता रखता है। बोलो क्लियर हो गया भाई, हाँ ठीक है। बोलो प्यारे बच्चे, समझ में आ गया, कैसे बुझा रहा है कि CH4 और CH2 का याद रखना पड़ेगा, है ना, इसको याद रखना पड़ेगा बंटी, बदलने की क्षमता रखता है। किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मक या चयनात्मकता से तात्पर्य यही है कि उत्प्रेरक द्वारा अभिकारक को उत्पाद में बदलने की क्षमता रखता है। क्लियर हो गया, चलिए ये तो खत्म हो गया। और भी एक एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे, और भी एक एग्जाम्पल लिखवा देते हैं जो आपके बुक में है, जैसे है C2H2। C2H2 है, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो ये भी दो उत्पाद बनाएगा, बस उत्प्रेरक हमारा चेंज होगा। यहां पर हम प्लेटिनम का प्रयोग कर लेंगे, किसका प्रयोग कर लेंगे भाई, सॉरी PD/BaSO4 इसका प्रयोग करेंगे, और दूसरा हम किसका करेंगे, प्लेटिनम का। तो यहां पर हम क्रिया किससे कराते हैं, H2 से, ध्यान समझना, H2 से। तो यहां पर C2H4 अगर हम इस H2 की क्रिया कराते हैं प्लेटिनम से, तो यहां पर आप सभी को बनेगा C2H6, ये क्या होगा, एल्केन होगा। लेकिन अगर हम यहीं पर इस C2H2 की क्रिया हम H2 से करते हैं और इसकी उपस्थिति हो तो यहां पर बनेगा भाई C2H4, जो कि क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, जो कि क्या है, एल्कीन है। बस उत्प्रेरक डिपेंड करेगा, वर्णात्मक क्या है, वर्णात्मक प्यारे बच्चे जैसे चयनात्मक से समझो, चयनात्मक मतलब सिलेक्ट करना,
कि अगर हमको प्रोडक्ट ये बनाना है CO प्लस H2 के मिश्रण से अगर मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो उसके लिए कोई उत्प्रेरक नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ निकेल उत्प्रेरक कार्य करेगा। हाँ, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। जैसे CO और H2 से आपको मेथिल अल्कोहल बनाना तो निकेल का प्रयोग नहीं कर सकते, सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सिलेक्ट कैसे करेंगे? जैसे ZnO, Cu और Cr2 इसी से ही बनाना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब शिवम यही है कि आपको अगर कोई विशेष प्रोडक्ट तैयार करना है, विशेष उत्पाद तैयार करना है, तो आपको उत्प्रेरक चुनकर रखना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा बस। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई। अब काफी बच्चों के मन में खलबली मची होगी कि सर C2H2 प्लस H2 तो C2H4 तो सही है, लेकिन यहां पर तो 6 हो गए। तो मेरे भाई समीकरण हम एक मिक्स करके लिखे हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो यहां पर 2 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे ये सब अलग अलग लिखे हैं ना, तो अलग अलग लिखोगे तो यहां 3, यहां पर 2, यहां पर 1, तो ऐसे यहां पर है। यहां अगर इसको बनाना तो डायरेक्ट बन ही जाएगा, लेकिन अगर इसको बनाना है तो यहां पर 2H2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है प्यारे बच्चे आप सभी के लिए जियोलाइट द्वारा, जियोलाइट लिख रहे थे, जियोलाइट द्वारा आकृत वर्णात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, चलिए अगर हम जियोलाइट द्वारा आकृत वर्णात्मक या चयनात्मक, कुछ भी लिख सकते हैं भाई, यहां पर वर्णात्मक या फिर चयनात्मक दोनों हो सकता है। आप बुक में दोनों मिल सकता है, इसलिए भ्रमित मत होइएगा। ठीक है ना, वर्णात्मक भी मिल सकता है, चयनात्मक उत्प्रेरक दोनों मिल सकते हैं। आइए हम इस पर बात करते हैं भाई। हाँ, याद करना पड़ेगा उत्प्रेरक को, बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा। ठीक है साक्षी, बिल्कुल। और क्या लिखा है? और तो कुछ लिखे नहीं भाई हम। ठीक है, अब देखो इसके बारे में, वर्णात्मक चयनात्मक, ये आकृति लग रहा है ना, आकृति। आइए पहले हम जियोलाइट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आप सभी को समझा देते हैं, है ना। जियोलाइट एक पदार्थ है। देखो अगर हम जियोलाइट की बात करते हैं, इधर हम पूरा डिटेल में लिख देते हैं जियोलाइट क्या क्या सारी चीजें होती है, ठीक ना। जियोलाइट सबसे पहले जियोलाइट के बारे में कुछ लिखो। जियोलाइट एक आकृत वर्णात्मक उत्प्रेरक है। जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक है ना। यहां पर आकृति डिसाइड करेगी कि हम किसको बदलेंगे किसको नहीं बदलेंगे। अभी देखिएगा, है ना, यहां पर आकृति के आधार पर उत्प्रेरक उत्पाद में बदलेगा। ध्यान समझो, जियोलाइट क्या है? एक आकृत वर्णात्मक उत्प्रेरक है। अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसकी संरचना मधुमक्खी छत्ते के आकार की होती है। इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के आकार की होती है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। ठीक है ना, जैसे मधुमक्खी का छत्ता आप सभी देखे होंगे। सर केमिस्ट्री कम समझ में क्यों आता है? ये आपकी प्रॉब्लम है। आप अच्छे तरीके से उसको मान लेते हैं कि सर नहीं समझ में आएगा मुझे, केमिस्ट्री से लोग बच्चे दूर भागते हैं, इसीलिए नहीं समझ में आता है, और कोई बात नहीं। देखो इसकी संरचना कैसे आकार की होती है, तो ये एक छत्ते, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उस आकार का। अर्थात आप सभी मधुमक्खी का छत्ता जब भी देखे होंगे तो उसकी आकृति कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे गोल गोल लटकल होगा और उसमें ऐसे छोटे छोटे छिद्र होंगे। ऐसे छोटे छोटे क्या मिलेंगे भाई आपको? छिद्र टाइप में मिले होंगे। आप सभी देखे होंगे मधुमक्खी का छत्ता जो होता है। बस इतना तो समझ गए होंगे, कुछ इस प्रकार से होता है। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम प्यारे बच्चे बात करते हैं, है ना, बात करें भाई, तो ये आपके मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। आइए अब बात खत्म करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं लिखना है ना, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं लिखना है, सिर्फ ध्यान से समझना है। देखो जियोलाइट द्वारा आकृत वर्णात्मक या फिर चयनात्मक उत्प्रेरक होते क्या है? ध्यान सुनो, मान लो प्यारे बच्चे, एग्जांपल दे रहे हैं आप सभी को। एक
मान लो ये अभिकारक है, ये कैसा अभिकारक है भाई, अभिकारक है, मानना पड़ेगा, केमिस्ट्री है तो थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो ये क्या अभिकारक है, इसमें ये जो अभिकारक है ना, इसमें कुछ कण तो गोलाकार आकार के हैं, अर्थात गोल गोल है, गोल गोल है, कुछ त्रिभुज के आकार के हैं, कुछ तो त्रिभुज के आकार के हैं, कुछ तो सीधे एक डंडा टाइप में है ना, कुछ तो एक सीधे डंडे टाइप में है, ऐसे इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अभिकारक है। ये आप सभी का क्या हो गया प्यारे बच्चे, अभिकारक। आगे आइए, यहां पर देखिए, ये आपका उत्प्रेरक है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चे, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक में है ना, उत्प्रेरक में यहां पर जो उत्प्रेरक है उसके में छोटे छोटे ऐसे गोले की संरचना है। बच्चे अब थोड़ा सा ध्यान दो, चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ ध्यान से समझना, एग्जाम्पल समझने के लिए, बातों को समझने के लिए चित्र से बनाते हैं तो समझ में आता है। देखो देखो यहां पर अभिकारक है, यहां पर ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक का कार्य होता है किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाना, साथ ही साथ ये डिसाइड करना है कि किस अभिकारक को उत्पाद में हम बदलेंगे, किस अभिकारक को हम उत्पाद में नहीं बदलेंगे, ठीक ना। ये उत्प्रेरक डिसाइड करेगा कि ये जो अभिकारक है इसके जो छोटे छोटे कण हैं किसको हम उत्पाद में बदलेंगे और किसको उत्पाद में नहीं बदलेंगे, ये उत्प्रेरक डिसाइड करेगा। उत्प्रेरक ये चाहता है कि अगर मेरे अंदर छोटे छोटे गोले के समान की आकृति है तो हम उसी को बदलेंगे, हम उसी को उत्पाद में चेंज करेंगे जिसकी आकृति इसमें गोले की आकार की होगी, जिसकी आकृति गोले की आकार की होगी हम उसी को बदलेंगे, अन्यथा हम और किसी को बदलेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये उत्प्रेरक इस अभिकारक के जो गोल गोल वाले कण हैं, जो गोल गोल वाले कण हैं उन्हीं को यहां लाकर उत्पाद में कन्वर्ट कर देता है और किसी को नहीं बदलता है, ठीक है, और किसी को नहीं कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, उत्पाद। प्यारे बच्चे आप सभी एक बार ध्यान से समझिए, ठीक है ना, आप सभी इस बात को ध्यान से समझो कि यहां पर ये जो उत्प्रेरक है, जहां पर जो अभिकारक है, ये उत्प्रेरक इसमें क्या देख रहा है, ये उत्प्रेरक इस अभिकारक में क्या ढूंढने का प्रयास कर रहा है, तो ये उत्प्रेरक इस अभिकारक में सिर्फ एक ही बात ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि अगर मेरे अंदर छोटे छोटे कण गोले के हैं, गोल गोल छोटे छोटे कण हैं, तो हम उसी को बदलेंगे जिसकी आकृति गोले की होगी, जिसकी आकृति गोले की होगी हम उसी को कन्वर्ट उत्पाद में करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो यहां पर आप सभी को एक बात पता चली होगी कि जो उत्प्रेरक है वो अपनी आकृति को जो दिख रहा है, जिसकी आकृति सेम होगी उसी को बदल रहा है, इसीलिए इसका नाम है आकृत वर्णात्मक चयनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, मतलब यहां पर जो उत्प्रेरक है उसके जो छिद्र होंगे, उसके जो आकार होंगे उसके, और साथ ही साथ जो अभिकारक होगा उसके छिद्र या फिर आकार पर निर्भर करेगा। समझ गए? आइए इसकी डिफिनीशन लिख देते, हैं। डिफिनीशन क्या होगी भाई, तो कह रहा है कि वह उत्प्रेरण मींस प्यारे बच्चे पूरी की पूरी प्रक्रिया, वह उत्प्रेरण जो उत्प्रेरक के रंध्र मींस प्यारे बच्चे छिद्र होता है, रंध्र कामा संरचना, रंध्र संरचना तथा अभिकारक
एवं उत्पाद, एवं उत्पाद के जो अणु होंगे, उत्पाद के अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, ठीक है ना, अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आकृति। कलर बदल देते हैं, समझना है भाई, ये ऐसे टॉपिक है जो जल्दी से मिलते नहीं है। आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण या उत्प्रेरक, बस। संतोष पूछ रहे हैं सर सक्रियता क्या है? अरे भाई सब चीज बताना नहीं जरूरी होता भाई। सक्रियता मीन्स प्यारे बच्चे उसकी क्रियाशीलता। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस पे डिपेंड करेगी? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता डिपेंड करेगी जब बढ़िया तरीके से उसका अधिशोषण हो। अभिकारक का अधिशोषण बढ़िया तरीके से होगा, है ना। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस पे डिपेंड होगी? जब उत्प्रेरक पर कण ज्यादा अधिशोषित होगा बढ़िया तरीके से, तभी उसका मध्यवर्ती के रूप में कन्वर्ट करेगा और उत्पाद के रूप में कन्वर्ट करेगा। तो वो अधिशोषण पर डिपेंड करता है, ठीक है। भाई रे बोलो, समझ में आ गया? तो वह उत्प्रेरण जो उत्प्रेरक के रंध्र अर्थात जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसकी संरचना तथा उत्पाद के भी या अभिकारक के भी अणुओं के आकार पर निर्भर करता है। इन सब चीजों पर निर्भर करेगा, तो उसी को हम प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? जियोलाइट द्वारा आकृत वर्णात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। अगर हम प्यारे बच्चे बात करें, ध्यान से सुनो, ये तो भाई इतना लिख देंगे बहुत है, लेकिन जियोलाइट है हमारे लिए, तो जियोलाइट थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जियोलाइट के बारे में हमको आना चाहिए, ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। जियोलाइट के बारे में हमें आना चाहिए। इसका सामान्य सूत्र आप सभी याद रखेंगे। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र होता क्या है? तो सामान्य सूत्र होता है प्यारे बच्चे m x अपॉन n होता है, डिवाइड बाई, है ना। डिवाइड बाई क्या होगा प्यारे बच्चे? यहां पर AlO2 इंटू एक्स होगा, इंटू SiO2 इंटू वाई होगा, इंटू ZH2O, ये इनका सामान्य सूत्र है। और ये हाँ चित्रवा भी बनाना है भैया, हाँ ठीक है। जो बच जाएंगे, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा सीमांत अभिकर्मक, एक पढ़ा होगा आधिक्य अभिकर्मक, जिनसे अभिक्रिया नहीं होती उसे आप क्या बोलते हैं? आधिक्य अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है। तो सब चीज का अलग अलग होता है। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? तो इसका सामान्य सूत्र होगा mx अपॉन n AlO2x SiO2x इंटू प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? MH2O या फिर ZH2O। यहां पर MH2O भी लिख सकते हैं, ZH2O भी लिख सकते हैं, वो आपकी है, वो आपके ऊपर है। देखो ध्यान से सुनो, M क्या है? M है प्यारे बच्चे धातु आयन। M क्या है? ये है धातु आयन। जैसे Na प्लस होता है, K प्लस होता है, Ca2 प्लस होता है, ये सारी चीजें होती हैं। X क्या है और N क्या है ना? X और N क्या है? X है प्यारे बच्चे जो भी मेटल यहां पर आप सभी को देखे हैं, है ना। यहां पर X क्या है? X है Al की संख्या। X क्या है? यहां पर जो एल्यूमिनियम है Al ट्रिपल प्लस आयन की संख्या, आयन की संख्या। और यहां पर जो N है, N क्या है? धातु आयन की संख्या, धातु आयन की संख्या। यहां पर जो X और Y है और जो Z है, ठीक है ना। हाँ, यहां पर जो X है, Y है, Z है, वो मान आप सभी के अपने आप ही क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, ठीक है। धातु आयन नहीं, धातु आयन धातु पर आवेश है, धातु पर आवेश, धातु पर आवेश की संख्या, ठीक है। बस इतना याद रखना है आप सभी। इस चैप्टर का हमारे जीवन पर क्या उपयोग है? जो भी उपयोग है अधिशोषण संबंधित आप समझ चुके होंगे। अधिशोषण के अनुप्रयोग आप सभी को बताएं, जैसे गैस मास्क बनाना, निर्वात उत्पन्न करना, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। जियोलाइट नंदनी एक प्रकार का पदार्थ है प्यारे बच्चे, ठीक है।
क्लियर हो गया? आप सभी को कोई डाउट हो तो आप सभी बोल सकते हैं, अन्यथा हम आगे चलते हैं भाई। ठीक है, सामान्य सूत्र ही आप सभी को याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नहीं, जियोलाइट का डिफिनीशन नहीं लिखना है, जियोलाइट डिफिनीशन सिर्फ आप जियोलाइट के बारे में पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि जियोलाइट है क्या है, जियोलाइट क्या है, तो जियोलाइट आकृत वर्णात्मक उत्प्रेरक होता है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, गौरव कह रहे हैं कि 23 जून का क्वेश्चन पेपर मिल गया। अरे भाई बता दी जल्दी से, तो जल्दी जल्दी करो भाई, है ना? जल्दी से बता दे गौरव, जो क्वेश्चन आया हमारे नन्हे मुन्ने भाई, मेरे गुड्डा और गुड़िया भी देख रहे हैं, इनका भी भला हो जाएगा और सभी लोग तुमको दुआ देंगे, है ना? सभी लोग दुआ देंगे आप सभी को कि चलो गौरव ने अच्छा कार्य किया है, पेपर मिल गया है, हमारे भला कर दिए गौरव, मजा आ जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोलाइड। हम आप सभी क्या पढ़ेंगे? कोलाइड। ठीक है, देखो विवेक पंडित, मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे। पैनल पीडीएफ पूरी कोशिश रहती है कि जैसे यहां पर खत्म होगा हम अपलोड करवा देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि मेरी जैसे क्लास खत्म होती है वैसे हिंदी की क्लास रहती है, और जो क्लास को मेंटेन करते हैं वही सब बच्चे पैनल पीडीएफ का भी कार्य करते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट होता है। बाकी लगभग 10 से 10:30 के बीच में उन्होंने कहा है कि सर 10 बजे क्लास हिंदी का खत्म होता है, तो 10:30 तक हम पैनल पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक ना? आइए, ये कोलाइड होते क्या है, तो इसको बताने वाले प्यारे बच्चे थॉमस ग्राहम थे, एक वैज्ञानिक थे थॉमस ग्राहम। यहां से पहले ही प्रश्न आप सभी से पूछा गया है ना? थॉमस ग्राहम ने एक लिया था चर्मपत्र पेपर, है ना? चर्मपत्र पेपर या फिर जो जंतु झिल्ली होती है या जो पादप झिल्ली होती है, चर्मपत्र पेपर होते हैं, ये सभी के सभी प्यारे बच्चे क्या होते हैं, आपको बायोलॉजी के पार्ट है, आप सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है, हाँ सर, ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक नहीं है प्यारे बच्चे। जैसे इस चैप्टर को शुरू किए थे तो अधिशोषण पढ़े, उत्प्रेरण पढ़े, तो ठीक उसी प्रकार से अब हमको कोलाइड पढ़ना है, तो कोलाइड भी एक अलग टॉपिक ही है ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन उसी चैप्टर का है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो। कोलाइड स्टेट या कोलाइडी अवस्था की अगर हम बात करते हैं, तो जो एक वैज्ञानिक थे हम लोगों के थॉमस ग्राहम, ध्यान समझिएगा क्या थे, थॉमस ग्राहम, इन्होंने प्यारे बच्चे जैसे जंतु झिल्ली हो गई, पादप झिल्ली हो गई, और साथ ही साथ इन्होंने चर्मपत्र पेपर लिया, चर्मपत्र झिल्ली ली, और उसमें कई पदार्थों के विलयन बनाए, कई पदार्थों के क्या बनाए, विलयन बनाए, और उस विलयन के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में बांटे? 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक था कोलाइड और दूसरा था क्रिस्टलाभ। और आप सभी के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलाइड तथा क्रिस्टलाभ से आप क्या समझते हैं, कोलाइड तथा क्रिस्टलाभ से आप क्या समझते हैं। तो आइए पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखा जाता है, फिर और भी बातें धीरे धीरे डिस्कस हम करेंगे। तो विभिन्न पदार्थों के विलयनों को, है ना, लिखो मेरे साथ, विभिन्न पदार्थ के विलयनों को चर्मपत्र झिल्ली कामा जंतु झिल्ली कामा या तथा जंतु झिल्ली तथा पादप झिल्ली, पादप मीन्स प्यारे बच्चे पौधे, पादपों में भी क्या होती है, झिल्ली होती है, जंतुओं के अंदर भी कोई ना कोई क्या होती है, झिल्ली होती है। ठीक है, और चर्मपत्र एक प्रकार की क्या होती है प्यारे बच्चे, झिल्ली होती है। तो चर्मपत्र में से, पादप झिल्ली में से विसरण करके थॉमस ग्राहम ने इन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया, है ना? ग्राहम ने इन्हें 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये एक प्रकार की झिल्लियां होती है। जैसे अगर हम लोग देखें, अरे भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्त, है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बायोलॉजी के पार्ट से डिपेंड करती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग कन्विंस किया करिए। ठीक है, जैसे काफी लोग अंडा खाए हैं, कितने लोग अंडा खाए हैं, अंडा खाए हैं कितने लोग,
अंडा लगभग सामान्यतः सब लोग खाते हैं। हो सकता है मेरी गुड़िया जो भी मेरी बच्चियां होंगी इनमें से कम लोग खाते होंगे, लेकिन लड़कों में भी कुछ परसेंट में ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं खाते, लेकिन सामान्यतः, है ना, सामान्यतः क्या होते हैं, लड़के लोग खाते रहते हैं। तो जब भी कभी अंडा खाए होंगे तो अंडे की जो पहली लेयर होती है जो सफेद होता है ना, जो सफेद होता है वो सफेद लेयर को हटा देते हैं। सफेद लेयर को हटाने के बाद एक पतली परत निकलती है ना, उस पतली परत को भी क्या बोलते हैं, एक प्रकार की झिल्ली होती है। या फिर अगर पादपों में आप देखिए तो जो पौधे होते हैं ना उनकी खाल को उतारिए तो अंदर एक पतली पतली लेयर टाइप में मिलेगी। भाई मुझे उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी का पार्ट है इसलिए आपको सिर्फ समझना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप त्वचा की बात करते हैं तो त्वचा की अगर ये काली लेयर जो दिख रही है, हम काले हैं, ठीक है, काली लेयर है, इसको भी उतारिएगा तो मिलेगा। आप प्याज खाते हैं, प्याज को अगर छिलका उतारिएगा तो उसमें भी अगर एक हल्की पतली साइज में, उसमें भी प्यारे बच्चे क्या होता है, उसमें भी पतली झिल्ली होती है ना। तो सभी में आप सभी को मिलता होगा। सर आप अंडा खाते हैं, सर आप मुर्गा खाते हैं, हाँ हम सभी खाते हैं, तो तुम तो कुछ खाते नहीं हो। हम कुछ नहीं खाते हैं, अंडा मुर्गा, है ना, वो क्या बोलते हैं, वेज होता है, एक नॉन वेज होता है। नॉन वेज मीन्स प्यारे बच्चे, हम अभी अभी हाल ही में एक पार्टी होती गए थे, हम पता नहीं किस होटल में था, मुझे याद नहीं है। तो सर मेरे पास फोन करके बोले कि सर क्या बोलते हैं, चलिएगा पार्टी है, आप वेज हैं कि नॉन वेज हैं। हमने वेज और नॉन वेज का मतलब ही नहीं समझा। तो हमने बगल में मेरे साथ, हम और सौरभ सर साथ ही रहते हैं, तो है ना, तो सौरभ सर से पूछे, सौरभ सर बोले कि वेज और नॉन वेज का मतलब क्या होता है, तो बताए उन्होंने। अब मुझे उतना याद भी नहीं है क्या है, ठीक है, लेकिन याद नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है हम खाते वाते नहीं है, मांस मछली से दूर है, ठीक है, मांस मछली से क्या रहिए, दूर रहिए तो ज्यादा ठीक है मेरे हिसाब से। सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले देखे ना, थोड़ी देर पहले गुस्सा हो रहे थे हमारे पे, ये बोले थे हमारे लिए लिट्टी चोखा लाइएगा शहर से। अब हम सिटी में गए थे, हम नहीं टाइम से ले आ पाए, ठंडा हो जाता, तो गुस्सा हो रहा है कि नहीं लाए, हम नहीं बोलेंगे आपसे। सोचो क्या करें, अब बताओ, हैं बताओ। नहीं नहीं, हम दोनों शाकाहारी हैं फिलहाल। बताओ क्या किया जाए इनके साथ, गुस्सा हो ये अच्छी बात है, हैं? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए इनको, बताओ तो बच्चा पार्टी। ठंडा खिला दिए होते, अरे नहीं यार ठंडा नहीं खिलाया जाएगा। गुड मॉर्निंग, हाँ छोड़ दिया जाए कह रहे हैं बच्चे। नहीं नहीं, बायो पढ़ाने नहीं आया बच्चा पार्टी, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में मन लगाइए, ठीक है ना बच्चे। यही जीवन है, जिंदगी ने एक काम दिया है पढ़ाई करना, चुपचाप पढ़ाई कीजिए, बाकी तो घर के काम सब लोग करते हैं, है ना। बाय। एक कह रहा पटक दिया जाए और एक कह दिया मार दिया जाए। क्या चाहते हो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते, ये पूछिए आपसे जीत जाएंगे। पूरे स्टाफ में कोई जीत नहीं सकता हमसे, समझ लीजिए। चलिए ऐसे शरीर नहीं बना कोई भी हो। चलिए आइए भाई, कितने भागों में इसको बांटे, हम दो भागों में बांटे हैं। एक होता है कोलाइड और एक होता है क्रिस्टलाव। हाँ ठीक है, आइए तो इसको कितने भागों में बांटे भाई, दो भागों में बांटे। तो पहला आपका क्या था, क्रिस्टलाभ। आप सभी से प्रश्न पूछा गया क्रिस्टलाभ और कोलाइड से आप क्या समझते हैं, है ना। एक क्रिस्टलाभ होता है और दूसरा क्या होता है, कोलाइड होता है। क्रिस्टलाभ क्या होते हैं, देखो चर्मपत्र झिल्ली है ना, ध्यान से सुनिए, उनकी बात ध्यान सुनिए। देखो जो भी यहां पर क्रिस्टलाभ और कोलाइड को लिखा गया है उस विसरण की दर पे आधार पर लिखा गया है। जो विसरित होते हैं, जो विसरित नहीं होते, उसी के आधार पर रखा गया। अर्थात प्यारे बच्चे, जो चर्मपत्र झिल्ली से विसरित हो जाए, है ना, जो चर्मपत्र झिल्ली से क्या हो जाए प्यारे बच्चे, विसरित हो जाए, बह जाए, उससे छन जाए, इसका मतलब ये हो गया।
ठीक है, जो चर्मपत्र झिल्ली से बड़ी आसानी से विस्तृत हो जाए वो आप सभी का क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाभ कहलाएगा। और जो आसानी से विस्तृत ना हो, ठीक ना, जो आसानी से विस्तृत नहीं होगा, जो आसानी से छन के नहीं निकलेगा बाहर, वो आपका कोलाइड हो जाएगा। तो चलिए भाई, इसको हम लिखते हैं कि वे पदार्थ जिनका विलयन, चलिए डिफिनेशन लिखते हैं कि वे पदार्थ जिनका विलयन चर्मपत्र झिल्ली से तेजी से विस्तृत होता है, अर्थात प्रवाहित होता है। चर्मपत्र झिल्ली से तेजी से निकल जाए, उसी की बात हो रही। वे पदार्थ जिनका विलयन चर्मपत्र झिल्ली से तेजी से विस्तृत होता है क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल भाई कौन कौन से हो सकते हैं, इसके उदाहरण भी आप सभी को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। जैसे आपका चीनी का विलयन हो गया, नमक का विलयन हो गया, ठीक है, जैसे नमक का, चीनी का, ग्लूकोज का, या फिर स्टार्च का विलयन, ये सब जितने भी आप सभी को इन पदार्थों के विलयन बनाएंगे, ये सभी के सभी चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। सॉरी स्टार्च गलत लिख दिया। स्टार्च का कोलाइडी विलयन जो होगा वो आपके कोलाइड में आएगा। ग्लूकोज हो सकता है, शर्करा इसी के अंतर्गत आएगा, या फिर और भी लिख सकते हैं, अम्ल भी जितने होंगे वो इसके श्रेणी में आएंगे, और क्षार लिख लीजिए। हाँ, समझ गए, ठीक है। तो वे पदार्थ जिनका विलयन चर्मपत्र झिल्ली से तेजी से बह जाए, तेजी से प्रवाहित हो जाए, तो उसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाभ कहते हैं। और ये क्रिस्टलाभ क्या होते हैं, जैसे नमक का विलयन हो, चीनी का विलयन हो, ग्लूकोज का विलयन हो, शर्करा में कोई शर्करा, चाहे ग्लूकोज, फ्रक्टोज कुछ भी आ जाए, या फिर अम्ल और क्षार, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपके क्या होंगे, क्रिस्टलाभ की श्रेणी में आएंगे। आइए कोलाइड देखते हैं, कोलाइड क्या होते हैं। तो कोलाइड इसी का जस्ट उल्टा होगा। चलो कोलाइड की डिफिनेशन आप सभी बताओ मुझे, कोलाइड की डिफिनेशन आप सभी मुझे बताओ, कोलाइड किसे कहते हैं, आप सभी बता दो, डिफिनेशन बता दो, कोलाइड होते क्या है। यहां पर तेजी से विस्तृत हो रहे हैं, तो हो सकता है विस्तृत ही ना हो, या विस्तृत हो तो धीरे धीरे विस्तृत हो। तो चलो इसके डिफिनेशन लिखते हैं। वे पदार्थ जिनका विलयन चर्मपत्र झिल्ली से धीरे धीरे विस्तृत होता है, धीरे धीरे विस्तृत होता है, धीरे धीरे विस्तृत होता है, क्या कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। कोलाइड कहलाते। इसके एग्जाम्पल भाई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल कई बार आप सभी से पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलाभ है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, कोलाइड है। तो इसके लिए जैसे गोंद है, जिलेटिन है, एल्बुमिन है, स्टार्च है, ये एग्जाम्पल इसके फेमस है। बस यही एग्जाम्पल आप सभी को याद रखना है। जैसे आपका गोंद हो गया, जैसे स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, और जैसे एल्बुमिन हो गया, ये सभी के सभी कहां पर आएंगे, कोलाइड की श्रेणी में आएंगे। शर्करा मीठा होता है, ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। आप सभी से यहां जो प्रश्न पूछा जाता है वो यहां पे प्रश्न के रूप में ये पूछा जाता है, कोलाइड और क्रिस्टलाभ से आप क्या समझते हैं। हम प्रश्न यहां पर लिख देते हैं, ये जो प्रश्न पूछा जाएगा ये कैसे पूछा जाएगा। तो ये वाला प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा, प्रश्न के रूप में अगर पूछा गया तो ये पूछा जाएगा, कोलाइड तथा क्रिस्टलाभ से आप क्या समझते हैं। और पूछा गया भी है, कोलाइड तथा क्रिस्टलाभ से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये प्रश्न हो जाता है। ठीक है,
जिलेटिन भी एक प्रकार का पदार्थ है, होता है। ठीक है, समझ गए ना भाई, है ना। तो यहां पर गोंद जो आपका होता है वही गोंद है। स्टार्च एक पदार्थ होता है जो कि मीठा होता है। अगर हम बात करते हैं जिलेटिन, तो जिलेटिन आपका शैवाल से संबंधित है, बायोलॉजी से संबंधित है। एल्बुमिन क्या होता है, जो अंडा होता है ना, जो लिक्विड होता है वो एल्बुमिन से ही बना होता है, एल्बुमिन ही है। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं आगे। तो देखो प्यारे बच्चे, यहां पर जो मिश्रण है स्टार्च पदार्थ है ना, स्टार्च क्या है, पदार्थ है। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ बिल्कुल, अंशुल कह रहे हैं कि सर विवेक सर हमारे अभिषेक सर के लिए एक सुंदर लड़की ढूंढ दीजिए। बिल्कुल, तभी ये डांस कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, आप सभी जो कह रहे थे कि सर त्रैमासिक के लिए क्वेश्चन है, त्रैमासिक के लिए जो क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चे वो 18 तारीख को आनंद सर शायद में वन शॉट लेंगे आप सभी का। उसके जस्ट अगले दिन हमारा वन शॉट होगा, आप उसके लिए परेशान ना होइए। 18, 19, 22 तक हम आप सभी के साथ रहेंगे, आप सभी की त्रैमासिक परीक्षा के लिए। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। तो प्यारे बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, कैसा रहेगा। ठीक है, चलिए। चर्मपत्र प्यारे बच्चे एक प्रकार का झिल्ली होता है, पेपर होता है, चर्मपत्र झिल्ली जिसे बोल। ठीक है, ये सब ज्यादातर चीजें जैसे चर्मपत्र हो गया, पादप झिल्ली हो गया, जंतु झिल्ली हो गया, सब बायोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, हाँ। तो अब प्यारे बच्चे आप सभी जो भी टॉपिक है, क्योंकि आगे का टॉपिक हम शुरू करेंगे तो वो पूरा होगा नहीं, तो कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमने आपको शुरू से लेकर अंत तक कहा गया है कि आप जितने लोग हैं आप मेरे घर के हैं, और घर की अगर जिम्मेदारी ली है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको पढ़ाएंगे, आपके साथ हर वक्त खड़े रहेंगे। तो आप त्रैमासिक परीक्षा के लिए बिल्कुल मत हैरान होइए, आपके साथ हम हैं, आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।